आज हम उस राजनीतिक करिश्मे की बात करेंगे जिसे करने की हिम्मत और क्षमता आज की तारीख में शायद ही बिहार में किसी अन्य दल या नेता में हो। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की, जिन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में यह साबित कर दिया है कि वह न केवल बिहार की राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं, बल्कि उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे गद्दार नेताओं को भी अपने आगे झुका देने की क्षमता है। वो चिराग जिसने एनडीए की सियासी बिसात पर वो चाल चली जिसने पूरी गेम का रुख ही बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि बीजेपी नेतृत्व लगातार बड़े बड़े नेताओं को चिराग पासवान के दरवाजे पर भेजता रहा। चिराग पासवान ने बातचीत की, लेकिन वह इस बात पर अडिग रहे कि उन्हें बीजेपी के सामने झुकना नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए सीटों पर पूरी रणनीतिक बार्गेनिंग करनी है। और अंतिम मुस्कान अगर किसी के चेहरे पर दिखी तो वो थी चिराग पासवान की। और इस मुस्कान का परिणाम क्या निकला? एनडीए में चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। यह आंकड़ा किसी सामान्य खबर से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह एक असाधारण राजनीतिक जीत है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि शुरू में बीजेपी उन्हें 20 के करीब सीटें देने के मूड में थी, लेकिन चिराग ने साफ कहा, हम झुकेंगे नहीं, अपनी पार्टी की हैसियत से बात करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि अंत में एनडीए को झुकना पड़ा और चिराग को मिली 29 सीटें। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को, जिन्होंने लाखों प्रयास किए, मात्र 6 सीटें दी गई। इसके विपरीत चिराग पासवान का 29 सीट पाना उनकी राजनीतिक शक्ति और बार्गेनिंग पावर का प्रमाण है। सवाल यह है कि चिराग पासवान के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके आगे शाह और मोदी नतमस्तक हो जाते हैं? वह एनडीए के लिए इतने जरूरी क्यों है? तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एनडीए के अंदर मची इस भयानक खींचतान और मारामारी के बीच चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए 29 सीटें निकलवाई हैं। तो यह उनकी पहली और सबसे बड़ी जीत है। लेकिन यह जीत सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, यह उन्हें भविष्य में बिहार की राजनीति का किंग मेकर बनाने की नींव रखती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं और बीजेपी और जेडीयू को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है या उन्हें सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों की कमी पड़ती है, तो चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर वह 29 सीटों में से कम 20 विधायक भी जिताने में कामयाब होते हैं तो वह बिहार की सत्ता की धुरी बन जाएंगे। और इस स्थिति में राजनीति में साल 2005 की पुनरावृत्ति हो सकती है। साल 2005 में उनके पिता रामविलास पासवान एक ऐसी शक्ति बनकर उभरे थे कि उनके समर्थन के बिना बिहार में किसी के लिए भी सरकार बनाना संभव नहीं था। कुछ ऐसा ही चिराग पासवान बन सकते हैं। चिराग पासवान की राजनीति को गौर से देखिए। सीटों के बंटवारे के दौरान वह कभी भी बेचैन या आतुर नहीं दिखे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अगर एनडीए ने उन्हें छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। उनका यह संयम, आत्मविश्वास और दृढ़ता ही थी कि एनडीए को उनके आगे झुकना पड़ा और 29 सीटें देने पर सहमति व्यक्त करनी पड़ी। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया, क्योंकि वह 2020 में चिराग पासवान का इम्पैक्ट देख चुके हैं और अब तक उसे झेल रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीतिक महानता के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला जो कारण है वो है वोट बैंक पर अटूट पकड़। जी हाँ, चिराग पासवान दलित समुदाय के एक हिस्से, खासकर पासवान या दुसाध समुदाय के किंग या राजा हैं। जनसंख्या के लिहाज से यह वोट बैंक दलितों में सबसे बड़ा है। चिराग पासवान की इस 5 से 6% वोटरों पर इतनी अटूट पकड़ है कि वह जहां कहेंगे वह कम्युनिटी उन्हीं के साथ जाएगी। मौजूदा वक्त में उनके कद का कोई दूसरा दलित नेता नहीं है।
अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह 5 से 6% वोट बैंक सत्ता की कुंजी है। यह निर्णायक चाबी है। दूसरा जो कारण है वह है बिदकने का खतरा। जी हाँ, बीजेपी नेतृत्व को मालूम है कि अगर सीटों की संख्या को लेकर ज्यादा कंजूसी की गई और चिराग पासवान बिदक गए यानी एनडीए से बाहर चले गए तो इसका सीधा इम्पैक्ट चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। अगर चिराग पासवान का वोट बैंक एनडीए से दूर जाता है तो जो सत्ता पिछले कई सालों से बीजेपी और जदयू के इर्द गिर्द घूम रही है वह 5 साल के लिए उनके हाथ से फिसल सकती है। और इस बार विपक्ष में तेजस्वी यादव इतने मजबूत मोर्चे पर खड़े हैं कि अगर उन्हें मजबूत तरीके से नहीं रोका गया तो कई दशक बाद राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आ सकती है और उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। इस जोखिम को मोदी साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सीटों पर झुकना पसंद किया। तो इस पूरे गणित में सीटों के बंटवारे में एक और दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई। शुरुआती दौर में जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी जानी थी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि उन्हें चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कुशवाहा को यानी 6 सीटें दी गई और जीतन राम मांझी को 7 तो यह उन्हें स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया और जीतन राम मांझी की 1 सीट कम कर दी और उस सीट को अपने पास रख लिया। इस प्रकार एनडीए का अंतिम सीट गणित कुछ ऐसा रहा। बीजेपी 101 सीटें, जदयू 101 सीटें और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा तथा जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें। इस बंटवारे में एक और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब तक के चुनावों में जब भी बीजेपी और जदयू एक साथ लड़े हैं, जदयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, यानी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। लेकिन इस बार बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, यानी दोनों ही बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता पाती है। चिराग पासवान ने जो किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उनकी बार्गेनिंग करने की क्षमता और राजनीतिक संयम कमाल का है। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि वह बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अब आगे यह देखना है कि चिराग पासवान अपनी इन 29 सीटों में से कितने विधायक जिता पाते हैं और क्या वह वाकई में बिहार की राजनीति में 2005 के रामविलास पासवान की तरह किंग मेकर बनकर उभरते हैं। अगर हाँ, तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जिसका नाम होगा चिराग युग। तो यह थी बिहार की सियासत के उस चिराग की कहानी जिसने सत्ता के गलियारों में सबको चौंका दिया है। अब देखना यह है कि 29 सीटों की यह सियासी रोशनी क्या सच में बिहार की तकदीर बदल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।